में जो पीआरआई से जुड़े हुए प्रोविजंस क्या हैं, और इसके साथ ही आप इस बात को भी समझें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंचायती राज को लेकर डिबेट्स क्या हुए थे, और ये भी समझें कि पंचायती राज संस्थाओं को लेकर किस प्रकार के मुद्दे हैं। तो मैं बच्चों यहाँ पर ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि जो पंचायतें हैं उनको लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट्स हुए, और क्यों ये बात कही जाती है कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बनाया या बनाने में अहम भूमिका अदा की, तो उन्होंने पंचायतों को समुचित जो पंचायतें हैं उन पंचायतों को समुचित उन्होंने स्थान नहीं दिया, उन्होंने उसको बहुत महत्व नहीं दिया। ये क्यों कहा जाता है? एनसीईआरटी भी जो कक्षा 11 की है वह एनसीईआरटी भी इस बात को कहीं ना कहीं लिखती है, और इसलिए इस बात को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि सबसे पहले मैं थोड़ा कुछ कॉन्सेप्चुअल जो डिबेट्स हैं उन डिबेट्स पर क्या है आपसे बात करूंगा। जो यहाँ पर डिबेट्स हैं उन डिबेट्स में सबसे पहले बच्चों इस बात की चर्चा करेंगे। इस बात को क्या है आप यहाँ पर ये देखेंगे कि संविधान सभा में, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, या जो 73वां संविधान संशोधन है, जो 73वां संविधान संशोधन है, अगर इसके बारे में वह पढ़ना समझना क्या है शुरू करता है, तो उसे क्या क्या बातें कॉन्सेप्चुअली क्या है, क्या क्या बातें क्या है आपको गौर करनी चाहिए। तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। जो मैंने आपसे चर्चा की उसमें सबसे पहले क्या है कि संविधान सभा में जो पंचायतें थीं, संविधान सभा में उनमें क्या बातें क्या कहेगी। संविधान सभा में जो पंचायतें हैं उनके बारे में क्या बात कही गई, संविधान सभा में जो पंचायतें हैं उन पंचायतों से जुड़ी हुई क्या बातें कही गई। फिर इसके साथ ही भारत में जो संविधान है उसमें स्थानीय शासन के बारे में क्या बातें हैं। संविधान सभा में पंचायती या स्थानीय जो शासन है, इस स्थानीय शासन को लेकर जो विमर्श था, इस विमर्श को बच्चों थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके साथ ही दूसरा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल जो गवर्नमेंट है उसके बारे में क्या बात कही गई है। तो भारतीय जो संविधान है, इस संविधान में जो स्थानीय शासन है, इस स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट के बारे में क्या बात कही गई है। तो भारतीय संविधान में स्थानीय शासन, लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो यहां पर इसकी बात करेंगे। फिर इसके साथ ही पंचायत्स इन, जो पंचायत है, पंचायत्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। भारतीय संविधान में जो स्थानीय शासन है उस स्थानीय शासन के बारे में क्या बातें कही गई हैं, इसको क्या है आपको जानना समझना है। फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वह यहां पर कि जो संविधान सभा में शासन प्रणाली को लेकर जो यहां पर है, तो यहां पर बच्चों में इसी का एक्सटेंशन इससे जो है कि जो भारत की संविधान सभा रही है, तो भारत की जो संविधान सभा रही है, इस संविधान सभा में जो शासन प्रणाली को लेकर, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेकर जो मुद्दे रहे हैं वो मुद्दे क्या हैं, शासन प्रणाली से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं।
फिर पंचायती राज का उद्देश्य क्या है, थोड़ा इस पर भी बात करूंगा मैं कि भाई ग्रैनविल ऑस्टिन साहब क्या कहते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इंडियन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, भारतीय संविधान राज्य की आधारशिला में ग्रैनविल जो ऑस्टिन है, वो ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, तो यहां पर पंचायती राज के, जो पंचायती राज है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर कि जो ग्रैनविल ऑस्टिन का, ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि भारत की संविधान सभा में जो शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली में मतलब यहां पर कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेकर, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इसमें क्या बातें कही गई, इनको थोड़ा हम लोग देखेंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि भारत में जो पंचायती राज है, वो एसआर माहेश्वरी सर एक बहुत जबरदस्त बात कहते हैं, जिससे आप चीजों को समझने में आपको सुविधा मिलेगी और जिससे आप आईएएस के लेवल पर जो मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर बीपीएससी या यूपीपीसीएस के स्तर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका समुचित उत्तर आप दे सकेंगे। इसमें इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में केवल आपको जानकारी ही नहीं चाहिए, आपको एक समझदारी भी होनी चाहिए आपकी विषय पर कि बेसिक प्रॉब्लम्स कहां पर हैं, चैलेंजेस कहां पर हैं। तो मैं यहां पर बच्चों आपसे यह भी कोट करूंगा कि जो एसआर माहेश्वरी सर एक भारत के लोक प्रशासन के बहुत जाने माने विद्वान हैं और उनकी किताबें भी पहले चलती रही हैं और अभी भी हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट वहीं से बनाए हैं। तो एसआर माहेश्वरी की किताब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उस किताब में वे कहते हैं कि भारत में जो पंचायती राज है वो दरअसल 3 छवियों से बंधे हैं। तो यहां पर मैं उसी में कि जो एसआर माहेश्वरी यहां पर जो बात कहते हैं, जो एसआर माहेश्वरी जो बात करते हैं, ठीक है, कि इनमें पंचायती राज जो है वह 3 छवियों से बंधे हैं, ठीक है। कौन कौन सी छवि है? पंचायती राज सामुदायिक विकास की लक्ष्य प्राप्ति के एक उपकरण मात्र हैं, यहां पर कि वे सामुदायिक विकास की लक्ष्य प्राप्ति में एक उपकरण है, ठीक है। मतलब सीधे सीधे इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट से जोड़ा गया। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं कक्षा 11 की, तो उसमें पंचायती राज सिस्टम जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जब इसको अडॉप्ट किया गया, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी वजह यह थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारा फेल हो गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में, जिसमें हमने डेवलपमेंट यूनिट या विकास खंड बनाए थे, जो आज भी भारत में आप बीडीओ के बारे में सुनते हैं, विकास अधिकारी के बारे में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में जब आप सुनते पढ़ते हैं, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अंग्रेजों के समय इस प्रकार की कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी और न ही किसी इस प्रकार की कोई प्रशासनिक पोस्ट थी। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया और राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की गई, ये दोनों फेल हो गए। तो इनकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी। बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्या बात की। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि हम पंचायतों को क्यों चाहते हैं।
हम पंचायतों को क्यों चाहते हैं, हमारा जो चाहना है, हमारा जो प्रेम है पंचायत को लेकर वो क्यों है। पंचायत को लेकर हम इसलिए प्रेम रखते हैं क्योंकि हम पंचायत को सामुदायिक विकास से, डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रेम है और ये सकाम भक्ति है पंचायत के प्रति। दूसरा क्या है कि हम पंचायत को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये सरकार की एक एजेंसी के रूप में काम करेगी। तो यहां पर क्या है, ये सरकार की एजेंसी है, सरकार का उपकरण है, और ये इस रूप में क्या है, ये विकास सहित सारे काम करेगी, लेकिन ये है सरकार की एजेंसी। तीसरा, जो पंचायतें हैं वो एजेंसी वगैरह नहीं है, वो स्थानीय सरकार हैं, वो स्थानीय सरकार हैं। और उनको हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव वाले, शहर वाले, गांव वाले जो है पंचायत के माध्यम से और शहर वाले नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के माध्यम से अपनी जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दों और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान स्वयं करें। तो यहां पर हम क्या है, स्थानीय शासन की एक इकाई के रूप में चाहते हैं। अब हमारा जो चाहना है उस चाहने में गड़बड़ी क्या है, हमारे इस चाह में गड़बड़ी ये है कि सरकार की एजेंसी के रूप में पंचायत को देखना और सरकार के रूप में देखना, इन दोनों में बहुत अंतर। भाई पंचायत अगर मान लीजिए कि वो बीबीजी राम जी के द्वारा जो फंड एलोकेट होता है या पूर्ववर्ती एमजी नरेगा के द्वारा जो फंड एलोकेट होता है, अगर उस फंड को एलोकेट, फंड के आधार पर एक ऐसी एजेंसी है जो क्या है, रोजगार का कार्यक्रम, आजीविका का कार्यक्रम चला रही है, तो पंचायत खुद मुख्तार नहीं है, पंचायत स्वायत्त शासी नहीं है। इसलिए एसआर माहेश्वरी सर ये कहते हैं कि कंफ्यूज्ड हैं हम। कंफ्यूज्ड क्यों हैं? क्योंकि जिसको आप केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, अगर पंचायत केंद्र सरकार की एक एजेंसी है और इस एजेंसी का काम यह है कि वो क्या करे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको आवास दिया जा रहा है, सरपंच, मुखिया और प्रधान ये भूमिका अदा करें। या फिर क्या है कि बीवी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका जो मिशन है, उस आजीविका मिशन के लिए क्या है, उसमें आजीविका और रोजगार प्रदान करें। तो ये स्वायत्तता की तो कोई बात नहीं है ना। इसलिए कन्फ्यूजन, मतलब हम लोग कन्फ्यूज्ड हैं। अगर हम ये कहते हैं कि पंचायतें स्थानीय शासन की इकाइयां बने, तो पंचायत फिर एजेंसी नहीं बन सकती। और कम्युनिटी डेवलपमेंट से जब हम जुड़ते, देखिए एक तरफ हम विकास की एजेंसी के रूप में देखते हैं, दूसरी तरफ हम उसे स्थानीय सरकार के रूप में देखते हैं। तो जो विकास की एजेंसी है वो स्थानीय सरकार कैसे हो सकता है? इसलिए एसआर माहेश्वरी सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भारत के जाने माने विद्वान, वो पहले ये लिखते हैं कि पंचायतें 3 छवियों से बधी हैं, लेकिन वो फिर लगते हैं कि हम कंफ्यूज्ड भी हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोच पा रहे कि अगर वो एक काम करेगी तो दूसरा नहीं कर पाएगी, और अगर करेगी तो बच जाएगी। क्यों? कि अगर मैं ये कहता हूं कि प्रधान, सरपंच और मुखिया अपने गांव के बारे में पूरी तरह से फैसला करने की उनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए, तो फिर बीडीओ उनको ऑर्डर नहीं दे सकता। और वैसे भी जनप्रतिनिधि जो है वो लोकतंत्र में ज्यादा बड़ा होता है, चुना गया अधिकारी जो होता है वो कमजोर होता है। इसलिए सामुदायिक विकास की लक्ष्य प्राप्ति में एक उपकरण के रूप में, दूसरा राज्य सरकार की एक एजेंसी के रूप में, राज्य सरकार की एक एजेंसी के रूप में, और तीसरा बच्चों यहां पर जो बात आप समझिए वो बात क्या है कि स्थानीय सरकार के रूप में, जो स्थानीय जो सरकार है उस स्थानीय सरकार के रूप में। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ, मतलब हमने उनको 3 इमेज में देखा, लेकिन जो तीनों इमेज है वो तीनों इमेज क्या है, एक साथ संभव नहीं है।
तो ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात है, जो क्या है आपको ध्यान में रखनी। अब मैं क्रमशः शुरू करता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि गांव क्या होता है, ग्राम क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये बताने जा रहा हूं कि जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा में और मतलब डिबेट्स क्या थे स्थानीय शासन को लेकर। जो स्थानीय शासन है वह क्या है, तो यहां पर एस.आर. माहेश्वरी सर जो है, जो उनकी जो बात है भारतीय प्रशासन के संदर्भ में, उस बात को मैंने यहां पर बताया। अब थोड़ा सा और बातें समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान जो सभा थी, भारत की जो संविधान सभा थी, उसमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि जो संघात्मक जो विवाद थे, वो संघात्मक विवाद क्या है, भारत की संविधान सभा में बहुत कम थे। ग्रैनविल ऑस्टिन अपनी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में लिखते हैं कि आमतौर पर दुनिया में जितने भी संघात्मक संविधान बनाए गए, उन संघात्मक संविधानों में एक विवाद ये रहा है कि केंद्र को अधिक शक्तियां दिया जाए या राज्यों को अधिक शक्तियां दिया जाए। मतलब एक तरफ क्या है, केंद्रवादी लोग हैं, और दूसरी तरफ क्या है, प्रांतवादी क्या है, लोग हैं। केंद्रवादी लोग और प्रांतवादी लोग। ये जो केंद्रवादी और प्रांतवादी जो लोग हैं, इन लोगों के कॉन्टेक्स्ट को, मतलब इनके संदर्भ में अगर हम लोग थोड़ा बातों को और क्या है समझें, तो ये जो केंद्रवादी हैं और इसके साथ ही क्या है, ये जो प्रांतवादी, इनके बीच में झगड़ा रहता है। झगड़ा क्या रहता है कि केंद्रवादी ये चाहते हैं कि केंद्र ज्यादा सशक्त हो, केंद्र क्या है, ज्यादा सशक्त हो, और प्रांतवादी ये चाहते हैं कि प्रांत या जो राज्य हैं, ये राज्य क्या है, ज्यादा सशक्त हो। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारत का संविधान बनाते समय इस प्रकार के विवाद ही नहीं थे। मतलब भारत के संविधान, मतलब एक सहमति थी, और वो सहमति ये बन गई थी कि केंद्र को ज्यादा सशक्त बनाया जाए, नंबर एक बात। और ये भी एक कारण था अब इसमें क्या ये सहमति क्यों बन गई, क्योंकि भारत की आजादी और भारत का संविधान बनने के समय दरअसल क्या है, भारत का बंटवारा भी हुआ, भारत का क्या हुआ, भारत का पार्टीशन भी हुआ। तो जब ये हुआ तो इस बात को थोड़ा आपको समझना है कि क्या मतलब क्या इसने स्थानीय शासन की भूमिकाओं को या स्थानीय शासन के लेकर जो प्रश्न थे उनको प्रभावित किया, उसने प्रभावित किया, बंटवारा हो गया। तो ये सभी लोग इस पर सहमत हो गए, संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत हो गए कि केंद्र को अधिक शक्तियां दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के विभाजन को क्या है, रोकना है। अब एक और मुद्दा है, दरअसल क्या है, एक की आजादी के बाद भारत की शासन प्रणाली किस प्रकार की हो, इसको लेकर संविधान सभा में क्या है, तो संविधान सभा में एक दिलचस्प क्या है, बहस मौजूद रही है। ठीक है, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रकार का जो नॉर्मली क्या है विवाद होता है, इस प्रकार का कोई जो विवाद है, वह कोई विवाद क्या है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह नहीं था। इस बात को आपको क्या समझना है, नंबर एक बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो यहां पर भारत की शासन प्रणाली को लेकर भारत में किस प्रकार की सरकार की प्रणाली होगी, इसको लेकर संविधान सभा में मतभेद थे। और वो मतभेद क्या थे, इसी से स्थानीय शासन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल एक तरफ गांधीवादी थे, जो अंबेडकर के द्वारा सुझाए गए जो संविधान सभा में शासन की प्रणाली थी, उससे सहमत नहीं थे। और उस समय चूंकि महात्मा गांधी भी जिंदा थे, इसलिए गांधी व गांधीवादी जो थे वो सरकार की प्रणाली को लेकर एक अलग नजरिया क्या है रखते थे।
दूसरी तरफ जो अंबेडकर और अंबेडकरवादी थे, उनका जो नजरिया था, अंबेडकर व जो बाद में जो अंबेडकराइट हुए, उनकी बात भी मैं यहां पर शामिल कर रहा हूं, अंबेडकरवादी। और इसके साथ ही उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बात है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी की बात को क्या है अगर देखें, तो यहां पर क्या है बच्चों, गांधी जी के दरअसल उस जमाने में 1948 में गांधी जी ने दो ऐसे प्रस्ताव दिया था, जिन दो प्रस्तावों से आपको यह समझ में आ जाएगा कि उस समय किस प्रकार की सर्वसम्मति या किस प्रकार के मुद्दे जो है चल रहे थे, और इससे भारत में शासन प्रणाली और स्थानीय शासन को कैसे इसने प्रभावित किया। कांग्रेस के बारे में गांधी जी का यह कहना था कि वह क्या है, वोट लेने वाली एक पार्टी बनने के बजाय लोग कैसे वोट करेंगे ये सिखाने वाली पार्टी बन जाए। कांग्रेस को भंग किए जाने का एक राजनीतिक दल के तौर पर महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव दिया था। जनवरी 1948 में गांधी के टेस्टामेंट जो थे, गांधी के टेस्टामेंट में दो प्रपोजल मिलते हैं। पहला, कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, कांग्रेस को भंग किया जाए। ठीक है, कांग्रेस को भंग क्यों किया जाए भाई? कांग्रेस को वो वोट लेने वाली पार्टी के बजाय लोग कैसे वोट देंगे, दरअसल क्या है, इसको क्या है वो सिखाए। और यहां पर वो ये भी कह रहे थे कि प्रचार के एक माध्यम के रूप में कांग्रेस को संसदीय प्रणाली से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, संसदीय रूप से त्याग क्या है कर लेना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। तो कांग्रेस को भंग करने का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने दिया। कांग्रेस को पंचायतों के देशव्यापी नेटवर्क पर आधारित सामाजिक सेवा के संगठन के रूप में तब्दील कर दिया जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, कांग्रेस को पंचायतों के देशव्यापी नेटवर्क पर आधारित सामाजिक सेवा के संगठन में क्या है तब्दील कर दिया जाए। तो यहां पर जो दूसरी बात है, वह दूसरी बात यहां पर यह है कि कांग्रेस को पंचायतों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक सेवा संगठन के रूप में स्थापित किया जाए। महात्मा गांधी के इन दोनों प्रस्तावों को आप सभी जानते होंगे कि स्वीकार नहीं किया गया। एक बहुत दुखद पक्ष है कि महात्मा गांधी के इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया। ये बात अपने आप में उतनी ज्यादा पीड़ा देने वाली नहीं है। महात्मा गांधी जो विचार यहां पर रख रहे थे, वो विचार क्या है, बहुत महत्वपूर्ण था। कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इंडिया के पावर को ग्रैब करते हुए इंडिया को पार्लियामेंट्री फेडरल डेमोक्रेसी के रूप में इस्टेब्लिश करने से कहीं ज्यादा है कि कांग्रेस मास अवेयरनेस का एक सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। इट्स पॉइंट। आज कांग्रेस जो अपने रिलेवेंस को लेकर जो संघर्ष कर रही है, आज जो संसदीय लोकतंत्र में, भारत के संसदीय लोकतंत्र में कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक विरासत वाली पार्टी की जो अवदशा हुई है, उस अवदशा में यह भी बहुत बड़ा कारण है कि उसने अपने सामाजिक सेवा के संगठन के रूप में अपनी जो व्यापक जनाधार है उसने क्या है खो दिया। कांग्रेस किसी जमाने में एक प्रगतिशील सामाजिक संगठन भी थी और वह उसका योगदान भारत में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में क्या है लिया जाता रहा है। आजादी के बाद से भारत के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने अपने आप को, अगर हम लोग ये कहें तो, ट्रांजैक्शनल चेंज के लिए काम करने लगे।
वो किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए वे काम नहीं कर रहे थे। और ऐसे स्थिति में आपको क्या है, आपको अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में बहुत खतरा मौजूद होगा। जैसे कि अगर कोई यूपीएससी का टीचर रिजल्ट के आधार पर काम नहीं करता है, वो केवल और केवल एक बच्चों के बहुत बड़े जमात को पढ़ाने के लिए क्या काम करता है और उसमें पैसा जुटाने के तंत्र में क्या लग गया है, तो वो 1 2 3 साल भले ही काम कर ले, लेकिन इसकी कोई निरंतरता या इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्थायित्व इस प्रकार से क्या है नहीं बना रहेगा। तो वही बात कांग्रेस के संदर्भ में थी। दूसरी बात यहां पर यह है, जिसको यूपीएससी में पूछा भी गया, कि एक गांधीयन ऑथर थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, जिसको आरएएस में और बाकी एग्जाम में पूछा गया। तो श्रीमन अग्रवाल ने एक किताब लिखी, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो यहां पर बच्चों में, यहां पर इस बात को थोड़ा यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ये किसकी किताब है? ये किताब है बच्चों श्रीमन अग्रवाल की। इस किताब के आधार पर आरएएस में प्रश्न क्या है पूछे गए। आरएएस में आप देखेंगे इस किताब के आधार पर क्या है प्रश्न क्या है पूछे गए। जो इन्होंने गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, ठीक है, यह जो किताब थी, यह स्वतंत्र भारत के लिए गांधीवादी संविधान की गांधीवादी संविधान लाना चाहती थी। तो अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह जो किताब थी, यह स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए ये गांधीवादी संविधान, गांधीयन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वह कॉन्स्टिट्यूशन क्या है लाना चाहती थी। और ये राजनीतिक दलों, सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि ये दरअसल भारत को राजनीतिक दलों की जरूरत से मुक्ति प्रदान करना चाहती थी। राजनीतिक दलों की जो जरूरत है उससे क्या है मुक्ति प्रदान करने की बात क्या है करती है। दरअसल यहां पर क्या है कि आप ये समझेंगे कि एक जो कॉन्सेप्ट है, जो एक बात है, उसको आपको समझना जरूरी है कि भारत में कई ऐसे थिंकर्स रहे हैं, मतलब देयर आर फ्यू पॉलिटिकल थिंकर्स। ये ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या है, उनके जो विचार थे वो विचार क्या है सकारात्मक नहीं थे। उनके जो विचार थे वो विचार सकारात्मक नहीं थे। तो जस्ट ए मिनट बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट ए मिनट।
तो मैं बच्चों आपसे ये कह रहा था कि भाई ये जो है राजनीतिक दलों की जरूरत से मुक्ति, तो भारत में कुछ ऐसे भी आपको राजनीतिक चिंतक मिलेंगे जो राजनीतिक दलों से राजनीति को अलग करना चाहते हैं या राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं मानते हैं। उसमें मानवेंद्र नाथ रॉय भी हैं और महात्मा गांधी के सर्वोदय के विचार में भी आपको जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बात कहीं ना कहीं क्या है मिलेगी। तो ये जो बात कही गई है, इस बात को क्या है आपको ध्यान में रखना क्या है बहुत जरूरी है। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि भाई महात्मा गांधी ने भी एक तरह से क्या है इस प्रकार की बात की थी, पार्टी लेस पॉलिटिक्स की बात की थी। एम एन रॉय ने भी इसी प्रकार की बात की थी। और जब आप लोहिया को पढ़ेंगे तो चौखंबा राज्य में वो राजनीतिक दल को नहीं रखते हैं, जो 4 स्टेट पिलर्स की जो अवधारणा रखते हैं उसमें राजनीतिक दल को नहीं रखते हैं। ये कुल मिलाकर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीजें बन रही थी, उस समय की कुल मिलाकर ये स्थिति है, उस समय की इस प्रकार की क्या है स्थितियां हैं। अब यहां पर एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, उस दूसरी इंपॉर्टेंट बात को क्या है हम लोग यहां पर समझें अंबेडकर और अंबेडकरवादियों के संदर्भ में। जो यहां पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वह बात यहां पर यह है कि यूरोप तथा अमेरिकी जो परंपरा का जो संविधान रहा है, अगर हम लोग थोड़ा इसको समझें तो यूरोप तथा अमेरिकी परंपरा का जो संविधान है उसकी मुख्य बात क्या है? उसके मुख्य बात यह है कि वो या तो वो संसदीय प्रणाली में उसको अच्छा मानते हैं, या फिर क्या है हम लोग ये कह सकते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली को अच्छा मानते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो जिस प्रकार के लोकतंत्र की बात गांधी सोचते थे, पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात सोचते थे, गांधी के यहां क्या है ग्राम गणराज्य बीलेस रिपब्लिक की जो अवधारणा थी, वो शासन को क्या है बीलेस रिपब्लिक वाले आइडियल्स के अकॉर्डिंग क्या है उसको क्या है डालना चाहते थे, बीलेस रिपब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसके साथ ही क्या है वो यूरोपीय तथा अमेरिकी जो परंपरा का जो संविधान है उसके संविधान को जब वो आगे बढ़ाते हैं, मतलब जो अंबेडकर और अंबेडकरवादी जब आगे बढ़ाते हैं और गांधी को जब इसे मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा, तो यहां पर एक विश्लेषण आता है कि ऐसा क्यों हुआ, इस प्रकार की स्थिति क्यों हुई। क्योंकि गांधी तो संसदीय लोकतंत्र के बहुत बड़े आलोचक थे और गांधी ने हिंद स्वराज में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बहुत क्रिटिसिज्म की है। हिंद स्वराज जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव नहीं थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बावजूद भारत में संसदीय लोकतंत्र क्यों अपनाया गया, इसका जवाब हमें किताबों में, इसका जवाब ग्रैनविल ऑस्टिन देते हैं। इसका जवाब वो कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस कभी भी गांधीवादी नहीं थी, ये भूल जाइए। ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहते हैं कि कांग्रेस कभी भी गांधीवादी नहीं थी। गांधीवादी क्या है नहीं थी, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जो समाजवादी प्रतिबद्धता थी, जो सोशलिस्ट जो समाजवादी जो प्रतिबद्धता थी, उस समाजवादी प्रतिबद्धता का तात्कालिक क्या है कारण था, उसका क्या था, उसका एक तात्कालिक क्या है कारण था, ठीक है, तात्कालिक कारण था। और वो तात्कालिक कारण यहां पर यह था कि जो अकाल पड़ रहे थे, जो दंगे हो रहे थे, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सोशलिज्म था उस सोशलिज्म का कोई लॉन्ग टर्म डीप क्या है, कांग्रेस का अपना क्या है ये है, उसको क्या है हम नहीं मान सकते। फिर इसके साथ ही जो है कि कांग्रेस को यह भी लगता था कि वयस्क मताधिकार पर आधारित जो डेमोक्रेसी होगी वही डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली क्या संभव है। तो यहां पर वयस्क मताधिकार पर आधारित जो लोकतंत्र है, वह लोकतंत्र क्या है, वह लोकतंत्र जो है वही क्या है श्रेष्ठ है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंटर टिल्टेड जो यूनिटरी जो गवर्नमेंट है उसकी अवधारणा को उन्होंने स्वीकार किया।
जो अवधारणा कहीं ना कहीं क्या है, मतलब यहां पर जिस अवधारणा को गांधी और गांधीवादी क्या है स्वीकार नहीं करते थे। और दरअसल इसीलिए क्या है, ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो भारत की जो संविधान सभा थी, अगर हम लोग यहां पर और थोड़ा सा इसको कहें, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चित्र है, वो चित्र खींचते हुए ये बात कही थी कि एक मुख्य प्रश्न था कि देश में किस प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं गढ़ी जानी चाहिए। एक यह मुख्य प्रश्न था, एक मुख्य प्रश्न था कि देश में किस प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं गढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं गढ़ी जानी चाहिए। पहला, संविधान को एकात्मक बनाया जाए, मतलब पहला तो ये था कि संविधान को एकात्मक बनाया जाए या संघात्मक, एकात्मक बनाया जाए या संघात्मक। फिर इसी तरह से कि या उसे लगभग विकेंद्रित स्वरूप दिया जाए, यह भी सवाल था। एक सवाल यह था भारतीय मतलब यहां पर कि संविधान जो है उसके बारे में एक सवाल यह था, वह भारतीय परंपरा पर आधारित जो शासन प्रणाली है उसको फॉलो करे या यूरोपीय जो परंपरा है उस यूरोपीय परंपरा को फॉलो करे, यह सवाल था। या उसे लगभग विकेंद्रित स्वरूप का बनाया जाए, तीसरा, या उसे लगभग विकेंद्रित स्वरूप का बनाया जाए। यह बात भी कही गई। चौथा यहां पर है कि सरकार का स्वरूप कैसा हो। सरकार का जो स्वरूप है वह स्वरूप कैसा हो, क्या उसे नेहरू पटेल आजाद, और यहां पर वे शब्द प्रयोग करते हैं दयालु तानाशाह के आदेशों पर क्या है सरकार चलनी चाहिए या लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ठीक है, ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्वेश्चन उठाया। इसका मतलब कि जो प्रश्न थे उसमें स्थानीय शासन का प्रश्न कहीं था ही नहीं। दरअसल जो प्रश्न हो रहा था वो यही था कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन हो या यूरोपियन और अमेरिकन डायरेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या यूनिटरी गवर्नमेंट को स्वीकार किया जाए। प्रश्न ये उठ रहा था। प्रश्न वहां पर यह उठ रहा था कि लगभग विकेंद्रित स्वरूप का संविधान बनाया जाए या केंद्रित स्वरूप का, भारतीय परंपरा को फॉलो करें या यूरोपीय परंपरा को, नेहरू पटेल आजाद जैसे दयालु तानाशाहों के शरण में जाकर राजनीतिक प्राधिकार की अवधारणा को स्वीकार करते हुए भारत में सरकार की प्रणाली को अपनाया जाए, या फिर क्या है एक लोकतांत्रिक सरकार को बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस ही बता रहे हैं कि किस प्रकार की क्या है चीजें हो रही थी। तो पहला डायमेंशन तो ये था, और इस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया कि आखिर क्यों भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में स्थानीय शासन को बहुत अधिक महत्व जब लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं दिया गया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के बाद जो लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है वो पार्ट क्या है बहुत उल्लेखनीय रूप में क्या है स्थापित किया गया। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की क्या है बात नहीं थी। तो यहां पर कुल मिलाकर क्या है इस चीज को क्या है आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर भारतीय संविधान में जो स्थानीय शासन है, यहां पर इस चीज को अगर हम देखें तो भारतीय जो संविधान है
उसमें अब दूसरा डायमेंशन, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग कई मुद्दों पर बात करेंगे, तो यहां पर मैंने इसमें क्या है, संविधान सभा वाले मुद्दे पर बात कर लिया। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं, भारतीय संविधान में स्थानीय शासन का मुद्दा। यह भी मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझिए। तो भारतीय संविधान में जो स्थानीय शासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको कहां कहां उल्लेख किया गया है, इसको समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहां पर बच्चों क्या है, एक डिवीजन का आधार बना रहा हूं। और यह डिवीजन का आधार यहां पर यह है कि 73वां जो संविधान संशोधन है वह, और जो 73वां संविधान संशोधन से पहले क्या स्थिति थी, और इसके साथ ही 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन से पहले की क्या स्थिति थी, और 73वें और 74वें संशोधन के बाद की क्या स्थिति है। इन दोनों को कहीं ना कहीं आपको क्या है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पहले भारत के मतलब मूल संविधान में, यहां पर हम क्या है कि मूल संविधान और उसके बाद के 92 तक के दशक, मूल संविधान प्लस 1990 के दशक तक, जब तक ये संशोधन नहीं हुआ, 1990 के दशक की शुरुआत तक इसको देखें, तो यहां पर बच्चों अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 भाग 4, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें क्या है, सीधे सीधे ये बात कही गई कि ग्राम पंचायतों का गठन क्या है, किया जाएगा। तो यहां पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, ये बात कही गई। और इससे संबंधित दो बातें, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो विलेज पंचायत है, उसकी कहीं ना कहीं बात कही गई। दूसरी बात यहां पर है कि राज्य जो है, अब यहां पर राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, यह बात क्या है, कही गई। जब आप अनुच्छेद 40 को ध्यान से पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 40 को जैसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको यह मिलेगा कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। और इस कदम को उठाने का क्या फायदा होगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट की, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, ये बातें कही गई। अब यहां पर बच्चों क्या है कि जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में भी, 7th शेड्यूल में भी, जो द्वितीय लिस्ट है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इस स्टेट लिस्ट के भीतर भी स्थानीय शासन की बात थी। मतलब इस लिस्ट की जो लिस्ट 2 है, इसके आइटम नंबर 5 को आप पढ़ेंगे, मद संख्या 5 को पढ़ेंगे, तो 7वीं अनुसूची में स्थानीय शासन का उल्लेख था। हालांकि यह जो उल्लेख था, इस उल्लेख को मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यहां पर जो ये उल्लेख किया गया, इसमें क्या था, इसमें नगर निगम थे, सुधार न्यास थे, इसमें जिला बोर्ड थे, इसमें माइनिंग सेटलमेंट की बात की गई थी, और इसी में स्थानीय शासन या ग्राम प्रशासन की बात की गई थी। तो यहां पर क्या है, ये इसमें बातें की गई थी स्थानीय शासन के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे नगर निगमों की बात की गई, नगर निगम की बात की गई,
सुधार न्यास इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बात की गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात की गई, जिला बोर्ड की बात की गई, ठीक है, या इसका उल्लेख किया गया। खनन बस्ती प्राधिकारी की, माइनिंग सेटलमेंट की बात की गई, और इसके साथ ही बच्चों यहां पर स्वशासन या ग्राम प्रशासन की बात क्या है की गई, स्वशासन या ग्राम प्रशासन की क्या है बात की गई। इतने ही को यहां पर इस लोकल गवर्नमेंट में शामिल किया, और इसमें क्या शामिल नहीं किया ये बात भी ध्यान में रखना है। यहां पर क्या है बच्चों, कैंटोमेंट जो बोर्ड होते हैं, जैसे दिल्ली में क्या है कैंट एरिया है, तो कैंटोमेंट बोर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल बॉडी के रूप में कंसीडर नहीं करता। कैंटोमेंट बोर्ड जो होता है वो केंद्र के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट में रखता है। इसका मतलब कि राज्य की विधानसभा के पास उसको लेकर विधायी शक्तियां होंगी, क्योंकि संविधान उसी में क्या रखता है। अब यहां पर बच्चों अब दूसरा इसका पहलू आप समझिए, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद की जो स्थितियां थी वो स्थितियां क्या हुई। सबसे पहली बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जोड़ा गया, और ये जो पार्ट 9 था यह पंचायत से संबंधित था, पंचायत से क्या है रिलेटेड था, ठीक है, ये पंचायत से संबंधित था। और इसमें 243 ए, 243 ए और 243 ए से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान क्या इसमें किए गए, मतलब ये आर्टिकल्स क्या किए गए। इसी के साथ ही ये ध्यान रखना है कि जो 83 अमेंडमेंट था, 83वां जो संविधान संशोधन था, यह संशोधन भी इसी पार्ट से जुड़ा हुआ था। तो जब आप बेयर एक्ट निकाल कर पढ़ेंगे, तो उसमें यह कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें स्थानों के आरक्षण के बारे में जो प्रावधान था, उस प्रावधान को, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है, उस अरुणाचल प्रदेश में एससी रिजर्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी जनसंख्या वहां पर नहीं है। नॉर्मली आप जानते हैं कि एससी एसटी रिजर्वेशन पंचायती राज और नगरपालिका संस्थाओं में किया गया, ओबीसी रिजर्वेशन राज्य विधानसभा की इच्छा पर छोड़ दिया गया, और महिला आरक्षण भी किया गया। तो यहां पर यह कहा गया कि एससी के स्थानों के आरक्षण के लिए कोई भी जो बात है वह अरुणाचल प्रदेश में कोई भी बात लागू नहीं होगी, यह बात क्या है कही गई। तो ये पंचायत के संदर्भ में कहा गया। फिर इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि यहां पर बच्चों क्या है, भाग 9A, ये भाग 9A के द्वारा नगर पालिका क्या है जोड़ी गई, नगर पालिकाएं जोड़ी गई। अब ये जो नगर पालिकाएं जोड़ी गई, तो इन नगर पालिकाओं में 243P, यहां पर 243P से लेकर इसमें 243ZG तक के प्रावधान क्या है किए गए। फैक्चुअली भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, केवल कॉन्सेप्चुअली नहीं, फैक्चुअली भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये हुआ, फिर इसी के द्वारा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वो भी एक इंपॉर्टेंट था। तो 11वीं अनुसूची, ये जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो इसमें 29 विषय पंचायतों को दिए गए। ये इन 29 विषयों पर स्कीम बनाने और उन्हें लागू करने की शक्तियों से लैस कर दी गई। और जो 12वीं जो अनुसूची थी, ये 12वीं जो अनुसूची है, ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन से ये और ये जोड़ा गया। जो यहां पर 74वां जो संविधान संशोधन है उससे ये जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यहां पर जो 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई, ये 12वीं अनुसूची जो है इसमें 18 विषय जोड़े गए। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली लोकल गवर्नमेंट की संरचना। तो अनुच्छेद 40 याद रखना है। 7वीं अनुसूची स्टेट लिस्ट 2, उसका आइटम 5 में लोकल गवर्नमेंट का उल्लेख है। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन
और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर इसके साथ ही क्या है, 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, इन सब के साथ ही बच्चों यहां पर यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहां पर बात यहां जोड़ी गई, उसके अलावा 12वीं अनुसूची को कहीं ना कहीं जोड़ा गया। तो ये जो चीज है, इस चीज को क्या है आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर कुछ बातें और हैं, और मेरा टीवी जो सामने लगा हुआ है वो एंड्रॉयड टीवी डिवाइस विल सून टर्न अप, और रिमोट जो है ये क्या है काम नहीं कर रहा है। तो ये है अभी टाटा वालों की टीवी है क्रोमा टीवी। आप जान ही रहे हैं कि क्रोमा टीवी के परफॉर्मेंस से बहुत से कस्टमर क्या है दुखी हैं। तो अब यहां पर बच्चों ये सारी बातों के साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन को क्या समझते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन यहां पर क्या है कि भाई यहां पर जो यहां स्थानीय शासन हुआ, अब मैंने ये भी आपको बता दिया, इसी के साथ मैंने ये भी बताया कि भारत की संविधान सभा में शासन प्रणाली को लेकर क्या डिबेट हुए, क्या डिस्कशन हुआ। फिर ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों के मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं, इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन नेक्स्ट। ग्रैनविल ऑस्टिन संविधान के अंतर्गत पंचायतों के, जो पंचायत हैं के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बच्चों आईएएस प्री में पूछा गया। एकदम सीधे सीधे सवाल क्या है पूछा गया, क्या है, लोगों को पूरे देश में लोकतांत्रिक शासन में भागीदारी को बढ़ाना। पहला, पूरे देश में लोकतांत्रिक शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, ये पहला क्या है उद्देश्य था। ठीक है, ग्रामीण जनता को ग्राम स्तर से शुरू करके, मतलब यहां पर राष्ट्रीय विकास में सहभागिता क्या है सुनिश्चित करना, इसको शॉर्ट में कहते हैं विकास में सहभागिता। ये दूसरा है। एक है भागीदारी, दूसरा है सहभागिता। दोनों पर्यायवाची हैं, लेकिन यहां पर सहभागिता किसमें है, विकास में है। विकेंद्रीकरण के जरिए प्रांतीय प्रशासन के, जो प्रांतीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन के बोझ को क्या है, बोझ को कम करना। ये यहां पर कहीं ना कहीं बातें कही गई। अब यहीं पर बच्चों क्या है, इस बात को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ग्रैनविल ऑस्टिन का हमने ले लिया पंचायती राज के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। एस.आर. महेश्वरी सर कहते हैं कि पंचायती राज 3 छवियों से बंधे हुए हैं। पंचायती राज को लेकर एक छवि यह है कि सामुदायिक विकास की लक्ष्य प्राप्ति में एक उपकरण के रूप में पंचायती राज संस्थाएं काम करेंगी। पंचायती राज से संबंधित जो दूसरी बात है वह है कि वह राज्य सरकारों की एक एजेंसी के रूप में काम करेगी। पंचायती राज के बारे में जो तीसरी बात है वह स्थानीय सरकार के संदर्भ में है, लोकल गवर्नमेंट के संदर्भ में है। तो यहां पर ये तीनों बातें हैं। आज का जो डिस्कशन है इतना ही होगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बेयर एक्ट को धीरे धीरे पढ़ें, और आपको पंचायती राज ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि सारे सवाल आप करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि आज जो मैंने यहाँ पर जो आपको डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन से कई सवाल मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा के हो जाएंगे। 48 और 49 का वीडियो अपलोड नहीं है ऐप पर, तो मैं ठीक है टीम को इस बात की सूचना देता हूं, और आपकी जो असुविधा है उस असुविधा के लिए खेद है, उसको जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।